आजी। मैं कमी। कमें। नमस्ते मैम। नमस्ते। बैठिए। बोर्ड को अपने बारे में जानकारी दीजिए बिना अपनी पर्सनल डिटेल दिए हुए। मैं अपनी मैट्रिक की पढ़ाई मनोहर हाई स्कूल सहरसा से कंप्लीट किया है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा से। ग्रेजुएशन की पढ़ाई में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस BHU से मैंने कंप्लीट किया है। मेरी हॉबी म्यूजिक में है। मैं बंसी वादन करता हूँ। आप बंसी वादन करते हैं, बहुत बढ़िया आपकी हॉबी है। मैं जैसा देख पा रही हूँ आपने 2021 में अपना BSc कंप्लीट किया है। Yes, ma'am। इसके बाद आपने इन 3 वर्षों में क्या किया? इन वर्षों में मैंने अपने हॉबी पर कार्य किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, ठीक है। आपने एग्रीकल्चर से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके बाद सर लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। मुझे बताइए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर के जो अभी एलाइड सेक्टर है उसको हम इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ सबको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में उसको मर्ज करते हैं। ओके, सही है। ये मुझे बताइए कि आप एग्रीकल्चर की बात चल रही है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आपने सुना होगा। जी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने में क्या-क्या हर्डल यानी कि क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जो मुख्य खाद्यान्न फसल या जो हम एकल सिंगल मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो उसके अनुसार से हम को उसका जो है इनपुट्स तय करना होता है। लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग को हम का मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में या उसके अलावा जो हमारा जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग है या खाद्यान्न फसल की उसके जो हो रही है उसको छोड़ करके हम मिलेट्स की खेती करते हैं या बागवानी फसल करते हैं या एक्वाकल्चर ये सब करते हैं। तो इसमें लेकिन हर्डल ये है कि हमारे अभी जो इन्वेस्टमेंट और उसके ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, किसानों में जागरूकता की भी कमी है। ओके, दो चीज़ होती है, एक मिक्स क्रॉपिंग होती है, जी। इंटर क्रॉपिंग होती है। जी। क्या डिफरेंस है इसमें? मुझे दो मेन डिफरेंस बताइए। इंटर क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग का ही पार्ट है। तो इंटर क्रॉपिंग में हम दो फसल एक साथ उगाते हैं। ओके, तो मिक्स क्रॉपिंग में? मिक्स क्रॉपिंग में इंटर क्रॉपिंग के अलावा और से भी क्रॉपिंग है, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग भी इसमें आता है। ओके, आप नॉर्थ बिहार से आते हैं या साउथ बिहार से? मैं नॉर्थ बिहार से कोसी प्रमंडल सहरसा जिला से। सहरसा नहीं बोलना था, ठीक है। मतलब आप नॉर्थ बिहार से आते हैं। नॉर्थ बिहार में फ्लड आती है जी। तो मुझे 4 ऐसे क्रॉप का नाम बताइए जो कि उस क्षेत्र के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, जिसको आप लगा के फार्मर की इनकम को डबल कर सकें या इंक्रीज कर सकें। मैम अभी जो है जो मेन जो नॉर्थ बिहार में फ्लड की समस्या है उससे किसान को अगर जो खाद्यान्न फसल या उसके खरीफ फसल होती है उनको ज़्यादा नुकसान होता है, तो हम उसमें सजेस्ट करेंगे कि मखाना की खेती और सिंघाड़ा की खेती या उसके साथ साथ एक्वाकल्चर या फिशरी में वो जा सकते हैं। अच्छा, एक्वाकल्चर में क्या क्या होता है? एक्वाकल्चर में मैम फिशरी तो करते ही, साथ ही साथ हम प्रॉन कल्चर, सीप की जो सीप कल्चर और उसके साथ जो हमारा सिंघाड़ा की खेती है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। उसमें इंक्लूड होता है। ये मुझे बताइए APMC का नाम सुना होगा? जी। APMC क्या रोल है उसका? APMC का जो अभी एक ग्रास रूट लेवल पे या किसानों का जो है ये किसानों के जो उत्पादन होता है प्रोडक्ट्स है उसको खरीदने की कार्य करता है। अभी सरकार इसमें जो है इसके और कुछ कार्य क्षेत्र को बढ़ाए हैं।
है, तो आपको लगता है कि ये सही किया है सरकार ने? मतलब से तो उनका काम और बढ़ जाएगा, ध्यान हट भी सकता है एग्रीकल्चर से उनका फिर। मुझे लगता है सरकार का ये नीतिगत फैसला है, तो उन्होंने जब और किसान के एपीएमसी का जो मुख्य काम है फसलों का क्रय करना, तो एक सीजनल बेस्ड खरीदारी है, तो उसके अलावा वो सर कार्य कर सकते हैं इसका। ओके, ठीक है सर। आप बीएओ बनना क्यों चाह रहे हैं? सर बीओ बनने की सर मेरा है जो सर रिलैक्स होकर बोलिए। सर एक तो ये सर मैंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की और साथ ही ये मेरे करियर से भी जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए मैं बीओ बनकर मैं किसानों के साथ कार्य करना उचित समझता हूँ। क्या कार्य होगा आपका पता है आपको? यस, क्या प्रखंड लेवल पर जो फसल पद्धति है उसको तय करना, जो अभी नए एग्रीकल्चर सिस्टम जैसे क्लाइमेट रिजिलिएंट कल्चर है, उससे किसानों को जागरूक करना, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट को सर किसानों के साथ रखना, और सर उसको अवेयरनेस और जो भी हमारे गवर्नमेंट की जो योजनाएं आ रही हैं उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना हमारा कार्य है। इम्प्लीमेंट करना सही ढंग से क्या मतलब है? अभी सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है अभी। अच्छा, अभी आपने जो बताया, जो अलग अलग आपने जो वर्क्स बताया कि आप किसान का क्या करने वाले हैं, आपके भी घर में फार्मर हैं, आपने लिखा भी है, तो क्या अभी जो बीओ साहब हैं वो आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस प्रकार का कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं? सर खास करके मेरे परिवार के साथ तो नहीं, लेकिन वो एक जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनका फ़ायदा मेरे परिवार तक पहुंचता है। पहुंच रहा है जी। बताएंगे हाल फिलहाल में क्या फ़ायदा पहुंचा है? अब जैसे मुख्यमंत्री बीज वितरण प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोग को चने का बीज मिला था बोने के लिए। अच्छा बताइए, बिहार में किसान के सामने एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? बस एक ही बताना है। सर उस में जो इन्वेस्ट करना है सर, उसको इनपुट की में उसे लागत की उसकी समस्या है, उसको खर्च करना, कॉस्ट प्राइस रुपया की समस्या है। कैसे समस्या खत्म होगा? ये समस्या सर, एक तो सर सरकार इसको देंगे, सब्सिडी की प्रावधान है, और सर वो जो आय प्राप्त करते हैं मुख्य रूप से कृषि से, तो मुझे लगता है कि सर उसको अगले कृषि के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप जिस एरिया से आते हैं उन क्षेत्रों में तो फ्लड की बहुत समस्या है जी। क्या ऐसा संभव है कि वहाँ की जो पानी है उस पानी को नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार पहुँचा दिया जाए? संभव है? सर सरकार की एक रिवर लिंकिंग योजना है, जिसके तहत रिवर लिंकिंग योजना से पहुँच सकता है? सॉरी सर, रिवर लिंकिंग से पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा सर कोई रिवर वो याद नहीं है जो उसको नॉर्थ साउथ को जोड़ने की। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बताइए, बिहार में नहर की क्या स्थिति है? बिहार में सर नहर की जो स्थिति है, खास करके नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में अभी कैनाल से इरिगेशन होता है, जिसमें सोन से निकलने वाली कैनाल है, गंडक से निकलने वाली कैनाल है, कोसी से भी निकलने वाली कैनाल है, और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिससे इरिगेशन बिहार में होती है। ठीक है, मुझे बताइए कि जो सरकार की स्कीम है जी, ठीक है, उनमें से आपको सबसे बेहतरीन स्कीम कौन सा लगता है कृषि के क्षेत्रों में? सर सबसे अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, अभी क्यों आपको अच्छा लग रहा है? इसमें क्या है? अभी इसमें जो सरकार के द्वारा किसानों को सहायता दी जाती है, उससे किसान खास करके बिहार के किसानों में जो
कॉस्ट इनपुट की प्रॉब्लम होती थी उनमें तो सरसों 6,000 रुपया कोई बढ़िया। खास रुपया तो है नहीं। कोई खास नहीं है, फिर भी उसको मदद इतनी हो जाती है कि वो एग्रीकल्चर में इनपुट लगा सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि सरकार इस रुपया को कुछ बढ़ा दे, 6 से 10 कर दे, 12 कर दे? सर मैं चाहता हूँ कि कुछ और बढ़ाया जाए सब्सिडी के तौर पर, या किसान सम्मान निधि में वो बढ़ाते हैं तो सर बेहतर होगा। कितना बढ़ा दिया जाए? सर इतना बढ़ा दिया जाए कि वो इनपुट वो कृषि में जो उनको ऋण लेना पड़ता है या कर्ज लेना पड़ता है वो कम से कम हो पाए। गोपाल जी, आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी एग्रीकल्चर में कमी है। यस सर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से जो पेरिसेबल कोमोडिटी जो बनती है, जो उत्पाद होती है उसका मार्केट तक तुरंत पहुंचाने में अभी भी असक्षम है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है एग्रीकल्चर में? एग्जाम और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो रोड लिंकिंग एक पहला है, दूसरा मार्केटिंग तक पहुंचाने के लिए, और जो अभी भी ग्रीन हाउस, पॉलीसेट हाउस, इसका अभी भी किसान इसमें इस तरह से खेती करने के लिए उतना जागरूक नहीं हो पाए। अभी आप पैक्स पंचायत लेवल पे काम करती है। एपीएमसी का सर मुझे 2006 में सर इसका हो गया। आजकल देखा जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यस सर। लोग प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए इरेशनल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। यस तो फर्टिलाइजर और बायो एक्यूमुलेशन से क्या रिलेशन? सर सर फर्टिलाइज़र का शुरू में उपयोग इतना हुआ कि जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा, लेकिन अभी जो है ये कांस्टेंट लेवल को सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी फर्टिलाइज़र पर आधारित नहीं रहा है। ये सर। अब देखा जा रहा है कि आजकल इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो नए नए कैंसर सेंटर खुल रहे हैं वो पंजाब में ही खुल रहे हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है? सर वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से इतने फर्टिलाइज़र का उपयोग हुआ, जिसके कारण, और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी इतना उपयोग हुआ, जिसके वजह से वहाँ की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसमें सर प्रदूषण की मात्रा अधिक हो गया है, जिसका हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उससे अगर फर्टिलाइजर एक्सेस ऑफ वाटर इरिगेशन करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? कोई कंटेमिनेशन जिसका आपको नाम याद हो? सर अगर इरिगेशन वाटर का अधिक यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसकी कमी हो जाती है सर। और इसके जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र जो उपयोग करते हैं वो फिर से वो ग्राउंड वाटर में को पोल्यूट करते हैं, और जो रिवर सिस्टम में भी अगर वो जाते हैं तो उस वाटर को भी वो पोल्यूट करते हैं। किस तरीके से वो पोल्यूट करते हैं? कोई बायोलॉजिकल टर्म? सर बायोलॉजिकल टर्म में सर इसमें यूट्रोफिकेशन हम कह सकते हैं। यूट्रोफिकेशन हो रहा है, जैसे वैसे ही एक्वाकल्चर में आजकल आयरन फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। क्या होता है आयरन फर्टिलाइजेशन? सॉरी सर, नहीं पता। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जिंक का कैसे हो? नाइट्रोजन फिक्सेशन में जिंक सर जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो इस पे मुख्य रूप से कार्य करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, उसका एक्टिवेटर है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को या डिक्रीज? तो सर ये जो एंजाइम के सर उसको इंक्रीज करने का काम करता है। इंक्रीज करता है। तो आजकल तो देखा जा रहा है कि हम लोग स्लो ग्रोथ फर्टिलाइजर का अनलॉक जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कम करना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि जिंक को प्रमोट करे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सर किसान मुख्य रूप से जो फर्टिलाइज़र उपयोग करते हैं, एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम तक वो जा पाते हैं,
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अभी बहुत कमी हो पा रही है, तो इसके लिए सर जिंक फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक होता है न्यूट्रिशन बेस्ड फर्टिलाइजर, क्या होता है न्यूट्रिशन बेस्ड फर्टिलाइजर? सर सही से मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर कैसे इम्पैक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को? एग्रीकल्चर से जो हमें जितना फूड जो चाहिए, फूड जितना है रोटी कपड़ा मकान जो मिनिमम ज़रूरत है, वो तीनों एग्रीकल्चर से हमें मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए ज़रूर मुझे अपने में 5 ऐसी क्वालिटी बताइए जिससे आपको लगता है कि आप एक सुटेबल कैंडिडेट हैं। मुझ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, टीम वर्क मैं करता हूँ, मुझ में कंसिस्टेंसी एक वर्क है, और सेल्फ मोटिवेटेड में रहता हूँ। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वेरी गुड। मुझे कोई एक ऐसी वजह जो आपको लग रही हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई ऐसी वजह दे सकते हैं आप बोर्ड को जिससे आपका सिलेक्शन ना हो? ऐसा एक खामियां तो हर मनुष्य में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा मैं रूटीन वर्क में थोड़ा कभी कभी डिलेइंग हो जाता हूँ, तो इस वजह से। ओके, चलिए आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू। आ जाइए, रिलैक्स होकर बैठिए। मैंने आपसे ए आंसर सुनना है, एक्साइटमेंट में नहीं बता देना है, ठीक है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कम्युनिटी होता है ना, ठीक। दूसरा है टू द पॉइंट, लंबा मत खींचिए आंसर को। अगर कॉस्ट पूछा तो कॉस्ट बताना है, सोल्यूशन पूछा तो सोल्यूशन बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना उसको फर्स्ट इंस्टेंट में, उनको पूछने दीजिए। इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेगा। दूसरा, आई कांटेक्ट आपका बहुत बेहतर हो चुका है, ठीक है? आई कांटेक्ट में आपने वर्क किया है ना, तो काफ़ी बेहतर हुआ है आपका आई कांटेक्ट, ठीक है? और गले में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी? गले में थोड़ा सीजनल मौसम चाय चेंज के पीते? वजह चाय नहीं पीता हूँ। पी लीजिए, अदरक डाल के चाय पी लीजिए, ठीक। नहीं तो गर्म पानी से गार्गल कीजिए। जो बार बार आप अपना गला साफ कर रहे हैं ना, तो ये उस समय नहीं करना है, ठीक है? इससे बेटर है कि आज 7 तारीख है ना, 9 तारीख को है आपका, तो आप गार्गल कीजिए। वैसे भी जो भी इंटरव्यू में जा रहा है उसको गार्गल करना ही है, इससे आवाज़ सही रहेगी, ठीक है? ये कीजिए, बाकी आपका बहुत बढ़िया है। बाकी आप में बहुत इम्प्रूवमेंट भी है, और आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, तो आशा करते हैं कि आपका होगा, और पक्का ही होगा, थैंक यू। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट।